Okay guys, so we are just starting with the concept of the death. अगर आप बात करें डेथ की तो एक सिंपल सा सेंस क्या होता है कि हमारे पास फर्म के अंदर से अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे हम लाइक कहते हैं कि एक लाइक से डेथ हो गई है तो डेथ ऑफ अ पार्टनर को किस तरीके से ट्रीट करना है। इन अ सेंस क्या है, क्योंकि अगर एक एज एन जो डेथ है वो एक पर्टिकुलर डेट पर नहीं होती है, इट्स अ अनसर्टेन, क्योंकि अनसर्टेन है किसी मिडल ऑफ द ईयर में डेथ हुई है तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि जो पर्सन डेथ हुई है जिसकी, उसको हम क्या क्या चीज़ें देंगे और किस किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो लेट्स सपोज जैसे ए है, बी है एंड सी है, ये तीन पार्टनर्स थे जो वर्क कर रहे थे। अल्टीमेटली क्या होता है, बी डाइड, बी की किसी वजह से अनसर्टेन डेथ हो जाती है। अब ए एंड सी बच गए हैं रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो आपका बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, क्योंकि जहाँ पर पहले तीन पार्टनर थे अब वहाँ पर सिर्फ दो रह गए हैं। अब नाउ द पॉइंट इज़ व्हाट, अगर हम रिटायरमेंट और डेथ को थोड़ा सा कंपेयर करें तो देखिए रिटायरमेंट में क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या एज़ पर आर अकाउंटिंग सेशंस के अकॉर्डिंग कि यार लेट्स से सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से चलकर 31 मार्च खत्म होता है, तो हमें बीच में दोबारा से बैलेंस शीट ना बनानी पड़े, हम लोग ने रिटायरमेंट की डेट डाली हुई है। लेट सपोज अगर किसी को भी रिटायर होना है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या होता है, आपको जो बुक्स हैं उनको आराम से क्लोज करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप उन्हें क्लोज कर ही रहे हैं 31 मार्च को, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ठीक है। स्टिल रिटायरमेंट के अंदर हम कन्वीनियंटली एक डेट को फाइनलाइज कर सकते हैं, बट क्योंकि डेथ अनसर्टेन है तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि इट कैन बी हैपन एट एनी टाइम, ठीक है। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेथ की तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन के नाम पर एक तो हमारे पास बैलेंस शीट होगी, और ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट होगी, ये हमेशा बैलेंस शीट वो होती है कि जिस ईयर उस पर्सन की डेथ हुई है उससे पहला एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसकी। जैसे लेट सपोज एक पर्सन है जिसकी डेथ यहाँ पर कहीं 30 अक्टूबर को होती है, ठीक है। पर्सन की डेथ हुई 30 अक्टूबर 2020, तो आपके पास जो बैलेंस शीट होगी वो कौन सी होगी, आपके पास बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 2020, ठीक है। यानी कि कौन से ईयर की, 1419 से लेकर 31/3/20 तक की तो होगी, क्योंकि अगर वो मार्च तक जाता फिर तो हम बैलेंस शीट दोबारा बना ही लेते, तब तो आराम से उसकी सारी चीज़ें हम दे ही सकते थे। बट हुआ क्या है, उस पर्सन की जो डेथ हुई है वो यहाँ पर 30 अक्टूबर को हुई। इसका मतलब है हमने इससे पहले 31 मार्च 2020 को सारा का सारा सेटल किया होगा कि भैया किस किस के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना अमाउंट है, किसको क्या प्रॉफिट देना है, किसकी क्या सैलरीज है, कमीशन है, यानी कि पूरी सेटलमेंट हो चुकी थी, तभी बैलेंस शीट फाइनलाइज हुई। अब अनसर्टेन डेथ है तो 30 अक्टूबर को वो पर्सन चला गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एक्टिविटीज़ हुई होंगी, चाहे प्रॉफिट्स वाली चाहे लॉसेस वाली, एक तो हमें उसका शेयर यहाँ पर उसे देना पड़ेगा, प्लस 31/3/2020 इज़ द बैलेंस शीट जो हमें क्वेश्चन में आएगी, और प्लस हमारे पास क्या आएंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स और आएंगी जो हमें करनी होंगी। दोज एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंट, गुडविल रिलेटेड, प्रॉफिट रिलेटेड, आईओसी रिलेटेड, वो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो हमें क्वेश्चन में दी होंगी। अब अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की नाम पर हम लोगों को क्या क्या बनाना है, एक हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हमें बनाना है कैश बुक या फिर आप कह सकते हैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और एक हमें बनाना है बैलेंस शीट। अब फुल फ्लैग जब क्वेश्चन करते हैं तब इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बट आपने देखा है कि अभी आपको जो डेथ है उसका कॉन्सेप्ट 3 मार्क्स का आने वाला है, तो 90% चांसेस यही हैं कि आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट ही आएगा, तो हम लोग फोकस एग्जीक्यूटर अकाउंट पे ही रखेंगे और उसी के थ्रू इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, चलो अब सबसे पहले हमारे पास आता है ज़ीरो स्टेप, ठीक है। तो आप जब भी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पर्सन गया है उसको क्या क्या देना है।
तो सबसे पहले तो हम उसे उसकी लगाई हुई कैपिटल देंगे, जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिजनेस को रन करने के लिए, उस पर तो उसी का हक है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने उसका क्या देना है, कैपिटल देना है, ठीक है। तो दैट इज़ आपने पार्टनर्स कैपिटल देना है, और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने का आपको याद होना चाहिए सेंस क्या रहेगा, असेट्स के बैलेंसेस डेबिट, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट। अगर असेट्स में दिया हुआ है बैलेंस तो आप डेबिट कर लीजिए, लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है बैलेंस तो आप उस पार्टनर के क्रेडिट में पहुंचा दिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई कैपिटल। दूसरी चीज़, लेट्स से सपोज अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स, गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दी हुई है, तो उस गुडविल को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। उस गुडविल को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। असेट्स में आपको दी हुई है तो असेट्स के बैलेंसेस डेबिट, तो ये पार्टनर्स के कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपने उठाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यानी कि आपने इतना टाइम काम किया है तो आपने उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉसेस अर्न किए होंगे, तो अगर लाइबिलिटीज़ में दिए हुए हैं तो लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। असेट्स में दिए हुए हैं लॉसेस कुछ, तो एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट, आप पार्टनर के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाना है, जो पर्सन डेथ हो गई है जिसकी, तो उसका जो शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जितना उसका शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसे क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप 1, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर आपको दिखता है एडजस्टमेंट के अंदर रीवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज हैं, रीवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि भाई या तो असेट्स बढ़ रहे होंगे या असेट्स कम हो रहे होंगे, ऐसे या तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी या लाइबिलिटी कम हो रही होगी। आपको सिंपल सा पता है, असेट अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट, लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो प्रॉफिट, असेट्स अगर कम होते हैं तो लॉसेस, लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो लॉसेस। और आपने सिंपल सा याद रखें, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एज इट इज़ 100% सेम एज वी डन इन द रिटायरमेंट। जैसा हमने रिटायरमेंट में किया था बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, यानी कि आप समझ सकते हैं इसके अंदर डेथ कर रहे हो चाहे रिटायरमेंट कर रहे हो, न्यू रेशो का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों के लिए सेम है। तो जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया रिटायरमेंट या डेथ दोनों जगह क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए एक होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन आपको गिवन नहीं होगी या टर्म्स एंड कंडीशन आपको गिवन होगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन का सेंस क्या कहता है, इसका बहुत ही सिंपल सा सेंस है क्या, कि अगर जो पार्टनर गया है उसके शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस इतना सा पॉइंट है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर के शेयर को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर गिवन है तो इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है, और अगर नहीं बताया तो इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन है। जैसे आप देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो लिखा है ABC 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 एंड B रिटायर्स। ABC ने क्या किया है, 3:2:1 में किया है। B रिटायर्स है, यहाँ रिटायर की जगह क्या हो सकता है, B डाइड। मैंने अभी आपको बताया कि रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एग्जैक्टली सेम है। तो जहाँ जहाँ पर रिटायरमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप डाइट पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, यू विल फील द सेम थिंग। तो 3:2:1 हुआ और उसने क्या बोला, B डाइट, यानी कि B मर गया। अब B के शेयर का क्या हुआ, देखो B का शेयर कितना है, B का शेयर है 2/6, तो B के शेयर का क्या हुआ उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन गिवन नहीं है। तो इन दैट केस अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन होती हैं तो आपने सिंपल सा क्या करना है, जो रेशो था उसमें से B के शेयर को हटाओ, जो बच जाएगा उस रेशो में B के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
व्हाट आई एम सेइंग, जैसे देखिए बी का शेयर था 2/6, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है कि बीज शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड सी, कि भाई ए एंड सी को हम कैसे बांटेंगे, किसके शेयर को, बी के शेयर को। तो आप देख सकते हैं जो बी का शेयर है वो क्या है 3, तो पूरा शेयर है वो क्या है, रेशो क्या है 3:2:1। अगर मैं बी के शेयर को हटा दूं तो क्या रेशो बचेगी, 3:1 बचेगी। अगर मैं बी के शेयर को हटा दूं तो क्या रेशो बचेगी, 3:1 बचेगी। तो आपको बी के शेयर को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। तो बी के शेयर को हटाओ, जो रेशो बच जाएगी दैट रेशो में आपने उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको ये 1 मार्क का आया है और उसने सीधा बोला कोई कंडीशन नहीं बताई, तो यही 3:1 आपकी न्यू रेशो है, यही 3:1 आपकी गेनिंग रेशो है, यही आपकी न्यू रेशो रहेगी, यही आपकी गेनिंग रेशो रहेगी, ठीक है। अब देखिए हमने किया क्या, हमने सिंपल सा इस 2/6 को, उसका शेयर कितना है 2/6 है, उसे किस रेशो में बांटना था, 3:1 में। उसे किस रेशो में बांटना था, 3:1 में। तो 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3/4 एंड 1/4। तो 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3/4 एंड 1/4। तो 3/4 ऑफ 2/6 एंड 1/4 ऑफ 2/6। तो 3 2 6, 6 4 24, 2 1 2, 6 4 24, ठीक है। तो अब ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है ए को फ़ायदा और सी को फ़ायदा। ये न्यू रेशो नहीं निकल के आया, ये क्या निकल के आया कि भाई ए को कितना फ़ायदा हो रहा है और सी को कितना फ़ायदा हो रहा है बी के जाने की वजह से। क्यों, क्योंकि बी का शेयर कितना था 2/6 था, बी का शेयर कितना था 2/6 था। बी का 2/6 का शेयर हमने किस में बांटा, ए में बांटा और सी में बांटा, किस रेशो में, 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ए का शेयर, कैसे आएगा, ए का पुराना शेयर प्लस ए ने जो नया शेयर गेन किया। तो ए का पुराना शेयर था 3/6, नया शेयर उसने गेन किया 6/24। तो 3/6 प्लस 6/24 करोगे तो आपके पास क्या आ गया, ए का न्यू रेशो आ गया, न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही आप बी का शेयर निकालेंगे, सॉरी सी का शेयर निकालेंगे, तो सी का पुराने वाला शेयर 3:2:1 था ना, तो 1/6 प्लस उसने गेन कितना किया, गेन उसने किया 2/24 का। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, 6/24 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं A:6 कितना आ रहा है, A:C कितना आ रहा है, 18:6 आ रहा है, और 18:6 को सॉल्व करते हैं तो 6 1 6, 6 3 18, 3:1 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको कंडीशन नहीं गिवन है, एक पर्सन है सीधा डेथ हो गई है या एक पर्सन है सीधा रिटायर हो गया है, तो जो पुराने शेयर है, जो पुराना शेयर है जो बचेगा दैट विल बी द न्यू रेशो एंड दैट विल बी द गेनिंग रेशो। अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके, दूसरा इंस्टेंस देखिए, एक पर्सन है जो कि डेथ या रिटायर हो रहा है, उसी में बात कर रहे हैं हम लोग। ABC 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर्स, और यहाँ पे वही हम लिख रहे हैं कि बी डाइड, ठीक है, चाहे रिटायर हो चाहे डाइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। तो बी डाइड एंड हिज शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो इस बार उन्होंने कंडीशन दे दी ना आपको कि भाई जो बी जा रहा है उसके शेयर को हम कैसे बांट रहे हैं, 1:1 में बांट रहे हैं। और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जब हमने किया था तो यहाँ पर आपको कंडीशन नहीं गिवन थी, तो उन्होंने बोला कि बी का शेयर कैसे बांटना है, 1:1 में बांटना है। तो अब हमें बांटना किसको है, इस 2/6 को, इस 2/6 को कैसे बांटना है, 1:1 में। तो ए को कितना फ़ायदा होगा, 1/2 ऑफ 2/6। सी को कितना फ़ायदा होगा, 1/2 ऑफ 2/6। हाफ हो गया ना, 2/6 का हाफ हो गया 2/6 का। तो ए को गेन हो गया 2/12 का और सी को फ़ायदा हो गया 2/12 का। ये इन दोनों का क्या आया है, गेन आया, ये इन दोनों का क्या आया है, गेन आया, यही तो फ़ायदा है ना। अब ए का शेयर कैसे निकालोगे, उसका ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, उसका ओल्ड शेयर था 3/6 और नया शेयर कितना है 2/12 है, प्लस करोगे तो कितना हो गया 18/12। ऐसे ही सी का शेयर कितना था 1/6 प्लस करोगे 2/12 तो कितना हो गया 4/12। ओके गाइस, तो आपके पास न्यू रेशो कितना आ जाएगा 8/4। अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि भैया गेनिंग रेशो बताओ, आपसे पूछे कोई गेनिंग रेशो बताओ बिना सॉल्व किए,
तो आप क्या बताएंगे इन दोनों को कितना फ़ायदा हो रहा है? 2/12 का इन्होंने उस शेयर को कैसे बांटा? 1:1 में बांटा ना, तो इसका गेनिंग रेशो कितना निकल के आएगा? 1:1 निकल के आएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर टाइप में कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं और पूछते हैं बताओ गेनिंग रेशो क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द गेनिंग रेशो। आपको न्यू रेशो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है। अब गेनिंग रेशो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना है सो गेनिंग रेशो के अंदर भी क्या है, जो रिटायरमेंट में है जैसा ही वैसा ही आपके पास क्या है, डेथ में है। तो गेनिंग रेशो का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप न्यू रेशो में से अगर ओल्ड रेशो माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? गेनिंग रेशो निकल के आएगा। अब हम गेनिंग रेशो निकालते क्यों हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गेनिंग रेशो निकाला जाता है जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये किस लिए निकाला जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भैया जो गुडविल है वो कैसे दी जाएगी। सो गेनिंग रेशो क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एंड गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि एक जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है उस पर्सन ने जो गुडविल अर्न की होगी वो गुडविल उसको देनी पड़ेगी। और वो गुडविल उसे देगा कौन? वो देंगे कौन? पार्टनर्स, नॉट द रिमेनिंग पार्टनर्स, वो उसे देंगे गेनिंग पार्टनर। तो कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टनर बच गए हैं, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो ए एंड सी बच गए हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हमेशा गेन करें। हो सकता है सिर्फ ए ही गेन कर रहा हो, तो उस केस में सिर्फ ए ही गुडविल देगा बी को। तो आपने ध्यान रखना है, हम गेनिंग रेशो निकालते हैं एंड एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू द डिजीज पार्टनर, जो पर्सन मर गया है यानी कि जिसकी डेथ हो गई है। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने के लिए आपके पास दो एस्पेक्ट्स हैं, कि एक तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा। तो पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं, छोटा सा, फिर वैल्यू देखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है? आपने अकाउंटिंग एंट्री करनी है, और एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पर्सन जा रहा है, जो मर गया है, उसको क्रेडिट कर देना है और डेबिट करेंगे आप किसको? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी कि जिसको गेन हो रहा है। अब इस केस में ना कई बार क्या होता है, आप लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं बाय थिंकिंग दैट कि सर गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बट आप एक चीज़ ज़रा देखें ध्यान से। सो जब आप एंट्री करते हैं तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप गेनिंग रेशो निकालें, और फिर उस दोनों पार्टनर जिन्होंने, जैसे लेट्स से सपोज ए सी टू बी होना है, ठीक है, क्योंकि बी डेथ हो गई है, तो अब आप ए का शेयर भी निकालने की कोशिश करते हैं, सी का शेयर भी निकालने की कोशिश करते हैं। पर आप देखें, आपने देना तो बी को है ना। मान लो गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग गुडविल आया, और गुडविल कुछ ऐसे आया कि 3000 ए ने देना है, 2000 सी ने देना है, और बी को क्या मिलना है? 5000 मिलना है। तो आपको गेनिंग रेशो निकाल कर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि इसको कितना देना है? 5000 देना है। आप सीधा इसके क्रेडिट में 5000 लिख दो। आप समझिए ना, आपने जैसे मान लीजिए इसका अकाउंट बनाया, ये बनाया 20 कैपिटल, तो आप सीधा यहाँ पे लिखो ए एंड सीज कैपिटल अकाउंट 5000। ठीक है, तो आपको गेनिंग रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी मैंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, 3 मार्क्स का आने वाला है। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल पे आता है तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल यही करना है, फिर तो गेनिंग रेशो माइनस गेनिंग रेशो निकालो, उसका शेयर निकालो, और फिर ये वाली एंट्री कर दो। अदरवाइज आप नॉर्मली अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है तो आप गुडविल का शेयर निकालेंगे और सीधा उसके कहाँ पर लिख देंगे? क्रेडिट में लिख देंगे, और दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज खत्म हो गई, क्या होंगी? गेनिंग पार्टनर टू द डिजीज पार्टनर। जो हमारे पास बच गया, अब बच गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बच गया हमारे पास? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, आपको एज अ पिरामिड दिख रहा है, इन तीन में से कोई एक पॉइंट रहेगा। क्या? या तो आपको पार्टनर की जो पर्सन डेथ हो गई है उसकी डायरेक्ट गुडविल दे रखी होगी, तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। या आपको फर्म की गुडविल दे रखी होगी जिससे आप पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और फिर आप एंट्री करेंगे। या फिर आपको मेथड दे रखा होगा, जैसे कि सिंपल एवरेज मेथड होता था या सुपर प्रॉफिट मेथड होता था, उस मेथड से आप फर्म की निकालेंगे एंड देन फर्म से किसकी निकालेंगे? पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और फिर आप क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो अब हम पहले जरा ये समझ रहे हैं कि हम वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों केसेस से, एंड प्लस हमें अगर ये तीनों केसेस पे क्वेश्चन आना होगा तो कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप समझिए आपको 3 स्टाइल से क्वेश्चन आ सकता है। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट वन। अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है? व्हेन अ पार्टनर्स शेयर इज गिवन, आपको डायरेक्टली बता दिया कि जो पर्सन रिटायर हो रहा है या जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसका शेयर आपको डायरेक्टली गिवन है। उसने बोला कि आर रिटायर या फिर आर डाइड, या तो आर डाइड है या आर रिटायर है, दोनों केस में सेम है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000। उसने खुद बता दिया आपको कि उसका शेयर कितना है? 50,000। तो आपने क्या करना है? ओके, सो आपको क्या है? उसने बोला आर डाइड या फिर आर्स रिटायर, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 50,000। इसका मतलब है हमें सिंपल सा क्या एंट्री करनी है कि भैया उसके कितना कैपिटल क्रेडिट होगा, सॉरी उसको कितना गुडविल क्रेडिट होगा? 50,000 का। और देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है तो वी हैव जस्ट रिटर्न कि पी एंड क्यू आर द ओल्ड पार्टनर्स और जिनका गेनिंग रेशियो कितना है? 1:1 है। तो इसका मतलब हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आर के क्रेडिट में जाएगा। तो ये पहला मेथड हो गया जिसके अंदर हमारे पास गुडविल क्या है? डायरेक्टली गिवन है। दूसरा मेथड देखिए, या दूसरा स्टेप जैसे कि जब फर्म की गुडविल गिवन है और हम लोगों को पहले पार्टनर की गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो उन्होंने बोला फर्म्स गुडविल इज 5 लाख। फर्म की गुडविल कितनी है गाइस? 5 लाख। एंड आर का शेयर कितना है? 1/10। आर का शेयर कितना है? 1/10। तो फर्म की जो गुडविल है वो हमें दे रखी है 5 लाख और आर का जो शेयर है वो दे रखा है 1/10। तो हम फर्म की गुडविल से पहले किस पर जाएंगे? पार्टनर्स की गुडविल पे। तो देखिए आर्स गुडविल कितना होगा? 1/10 ऑफ फर्म्स गुडविल। तो हमने लिखा 1/10 ऑफ 5 लाख, तो आर का गुडविल कितना आ गया? 50,000। देखने का जो पहला केस था उसमें ये 50,000 डायरेक्ट गिवन था। दूसरे केस में क्या हुआ? हमें फर्म की गुडविल गिवन थी, उसका हमने 1/10 किया, तो हमारे पास आर का शेयर आ गया 50,000। एंड सेम एंट्री हो जाएगी पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, क्योंकि आर के क्रेडिट में हमें 50,000 देना है। अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या है? तीसरा केस कहता है कि जब हमें मेथड गिवन हो ताकि हम गुडविल को कैलकुलेट करें, और जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो आप किसकी गुडविल कैलकुलेट कर पाते हैं? फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल की हेल्प से आपने क्या निकालना है? पार्टनर्स की गुडविल को निकालना है। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years एंड 2 year परचेज। ठीक है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 year परचेज। तो सबसे पहले आपने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। और एवरेज प्रॉफिट को जब आपने इंटू 2 किया नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको क्या था? गिवन था, तो आपके पास क्या आया? गुडविल ऑफ फर्म आया। एंड दैट गुडविल ऑफ फर्म इज 5 लाख। और गुडविल ऑफ फर्म से आप क्या निकालेंगे? आर का शेयर। आर का शेयर 1/10 है, तो आर शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 1/10 ऑफ 5 लाख, ये आ गया 50,000। तो देख रहे हैं गाइस, तीनों ही आंसर सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, वो बनाया क्वेश्चन ऐसे ही है। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए हमें कैसे आया। सबसे पहले आर का डायरेक्ट गुडविल दे रखा था 50,000। फिर हमने देखा फर्म की गुडविल दे रखी थी, उसका 1/10 किया तो 50,000। फिर हमने देखा कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखा था, हमने उससे फर्म की गुडविल निकाली और फिर उससे क्या निकाला? आर का शेयर निकाला। तो आपके पास जब गुडविल का पॉइंट आएगा तो इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आएगा, तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है कि क्या हो गया, बस सिंपल सा है कि कौन से मेथड से आ रहा है। पहला अगर सिंपल है, डायरेक्ट दे रखा है। दूसरा फर्म की गुडविल दे रखी होगी, आप पार्टनर की निकाल लेंगे। तीसरा आपको मेथड दे रखा होगा तो आप फर्म की गुडविल निकालेंगे और फर्म की गुडविल की हेल्प से पार्टनर की गुडविल निकालेंगे। ठीक है,
यहाँ तक का जो पोर्शन था जितना हमने लगभग समझा है, ये सारा का सारा एज इट इज़ इक्वल टू रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब मैं रिटायरमेंट आपको एज सचिन दोबारा यही सब कुछ रिवाइज नहीं कराऊंगा, वी जस्ट डायरेक्टली डू द क्वेश्चंस, ठीक है। बट रिटायरमेंट भी एग्जैक्टली यहाँ तक बिल्कुल है सेम। अब इसमें दो पॉइंट रह जाते हैं जो डेथ के डिफरेंट हैं। अब हम वो लोग कर रहे हैं, वो दो कॉन्सेप्ट करेंगे। रिटायरमेंट खत्म नहीं हुआ, हम डेथ कर रहे थे, तो हम डेथ के अभी क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट और हैं वो और करेंगे ताकि हमारा डेथ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो दो चीज़ें डिफरेंट हैं वो हैं, पहला तो है कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। रीज़न बीइंग क्या है, जब हम लोग बुक्स को क्लोज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 31/3/2019 आया, आपने यहाँ पे बुक्स क्लोज की। जब आपने बुक्स क्लोज की होंगी तब तक का जितना आपने कैपिटल यूज़ किया होगा तब तक का आईओसी उसे दे दिया। अब हुआ क्या है, नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो वो कहीं बीच में उसकी डेथ हुई। जैसे हमने यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि लेट्स से सपोज कि इन केस ऑफ ये इधर रिटायरमेंट या इधर डेथ, या पहले हम रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप 1/4/2018 से 31/3/2019 तक आया, दैट मीन्स आपने पूरे साल उस पर्सन का पैसा यूज़ किया। आपने 12/12 मंथ्स के 12% था उस पर आईओसी निकाला, वो कैलकुलेट हो गया। आपने P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाला होगा और पार्टनर्स को क्रेडिट में डाला होगा, ठीक है। पार्टनर के क्रेडिट में आईओसी पहुंचा दिया। अब हमें जो इशू आता है वो कब आता है कि लेट्स से सपोज डेथ वाले केस में क्या इशू आता है कि 31/3/2019 तक का तो हिसाब हो गया था, बट उस पर्सन की जो डेथ हुई है वो हुई 1/8/2019, ठीक है। यहाँ पर 1/4/2019 तक पूरा हिसाब हो चुका था। अब वो 1/8/2019 को गया, यानी कि वो 4 महीने हमारे लिए काम करके गया, यानी कि 4 महीने उसका कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट रहा, तो हमें इस 4 महीने का उसे आईओसी देना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, जब हम बुक्स क्लोज करते हैं तब हम आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट क्योंकि पर्सन की डेथ हो गई है एंड डेथ इज अनसर्टेन, तो बीच में जब उसकी डेथ हुई है और हम हिसाब उसका वहाँ तक का कर रहे हैं, तो जितना टाइम उसने हमारे लिए काम किया हमें उतने का उसे क्या देना पड़ेगा, आईओसी देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल कितना था 10 लाख कि आपने उसका 10 लाख यूज़ किया, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 4/12, तो आपके पास आईओसी कितना आ गया 40,000 आ गया। दूसरा देखिए, ड्यू टू दैट द टाइम पीरियड इज अनसर्टेन सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द टाइम वाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब डेथ के केस में आईओसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपने जो प्रीवियस बैलेंस शीट क्लोज हुई है उससे लेकर उसकी डेथ जब तक हुई है उतने टाइम पीरियड का आईओसी कैलकुलेट करके उसे देना है। और जब आप उसे आईओसी देंगे तो पार्टनर के तो क्रेडिट में जा रहा है और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। तो द पॉइंट इज दैट आपने ट्रांसफर तो करना नहीं है, आपने सिंपल सी एक एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसके क्रेडिट में आ जाएगा। जब आप उसका अकाउंट बनाएंगे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि भैया जब एक पर्सन डेथ हुआ, जैसे जो भी हमने पर्सन का नाम रखा वो बीच में डेथ हुआ 4 महीने काम करके, तो उस 4 महीने का उसे हमें प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा। बैलेंस शीट तो अगले 8 महीने बाद बनेगी, पूरे 12 के 12 महीने बाद, बट उसकी तो डेथ आज हो गई ना 4 महीने बाद, तो हमें उसका प्रॉफिट देना है। अब उसका हमें प्रॉफिट करना है कैलकुलेट। अब हमें उसका प्रॉफिट क्या करना है गाइस, कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने कैसे लिखा हुआ है 31/3/2020 को बैलेंस शीट बन गई होगी, सारा हिसाब हो गया होगा। अब मान लीजिए आर की जो डेथ होती है वो 1 अक्टूबर को होती है, तो यानी कि उसने 6 महीने हमारे लिए काम किया। अब इस 6 महीने का हमें उसे क्या देना है, प्रॉफिट देना है। अब इस 6 महीने का हमें उसे क्या देना है, प्रॉफिट देना है। अब पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम ये होता है कि भैया क्योंकि बैलेंस शीट बनी नहीं है, ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ, तो हमें यहाँ बीच में ही उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब बीच में प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करें कैसे। हमारे पास 2 तरीके हैं बिजनेस को या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्योंकि इस साल का तो प्रॉफिट आया ही नहीं ना, तो एक तो पिछले साल के प्रॉफिट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि भैया आप किन बेसिस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं डिजीज पार्टनर के, तो उसके हमारे पास दो ही तरीके हैं। पहला तरीका या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको कर रहे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल से ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। जैसे देखिए पी एंड क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, आर डाइड ऑन 1 अक्टूबर। वो आर डाइड हो गया कौन, 1 अक्टूबर 2020 को। द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू कैलकुलेट आर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। ठीक है, जो पिछले साल के 3 साल हैं, पिछले 3 साल हैं उनके बेसिस पर, उसके एवरेज पर। तो अब आप अगर देखें क्वेश्चन में 4 साल दे रखे हैं, तो पिछले 3 साल कौन से होंगे, जो लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 16, 17, 17, 18, 18, 19, नहीं, जो लेटेस्ट वाले हैं, यानी कि 19, 20, 18, 19 एंड 17, 18। इसका आप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, लेट्स से सपोज आ गया 1 लाख, यानी कि इस साल करंट ईयर में भी हम लोग कितना कमाएंगे, 1 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे। ये तो पूरे साल का कमाएंगे, प्लस तीनों पार्टनर्स के लिए कमाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें तो जो पर्सन मर गया उसका चाहिए, और प्लस सिर्फ उतने टाइम के लिए चाहिए जितने टाइम वो रहा। 6 महीने जैसे हो रहा था, हमें 6 महीने के लिए चाहिए। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आर शेयर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, 1 लाख का 1/6 जितना उसका शेयर है, इंटू 6/12, क्योंकि वो 6 महीने तो उसने काम किया। 1 लाख तो क्या आया है, 1 लाख जो प्रॉफिट आया है वो पूरी फर्म का पूरे साल का आया है, और हमें चाहिए 6 महीने का, वो भी सिर्फ आर का। तो हमने 1 लाख का आर के शेयर से इंटू किया, और फिर इंटू किया उससे टाइम से 6/12 से। तो वी जस्ट कैलकुलेट इट, एंड कितना आ गया, 8333 आ गया। ओके, पॉइंट में आ सकता है, उसका कोई वो नहीं है, बट आप यू कैन जस्ट कीप इट एट राउंड ऑफ। अगर 50 से ज़्यादा है तो उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो कोई बिग इशू नहीं है, और 50 से कम है तो बिलो साइड राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे आप एंट्री करेंगे तो क्या होगा, देखिए P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वाई इज सस्पेंस, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता कि इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो तो हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस पर इसे मान लिया है कि हाँ इतना होगा। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमने आर को इतना पैसा देना है। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, जिसे हम सेल कहते हैं। इसमें लगता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई 5 पेंसिल 10 रुपये की आती है, तो आप क्या करते हो, एक पेंसिल निकाल लेते हो, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 रुपये की एक पेंसिल हो गई। देन आई आस्क यू कि 8 पेंसिल कितने की हुई, तो 8 × 2 16। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है। आप देखिए, आपको दिया होगा, सेल दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, फिर तब तक की सेल दी होगी टिल द डेथ, जब तक वो पर्सन मरा है उस टाइम तक की आपको सेल दी होगी। आपको निकालना होगा क्या, प्रॉफिट। आप इसको समझो, देखो 15 लाख की सेल पर हम कमाते हैं 3 लाख का प्रॉफिट, तो 1 रुपये की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, 6 लाख की प्रॉफिट पे, 6 लाख की टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट कमाए। सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। देखो क्या आ रहा है, PQR 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। P died on 1 August. Partner have decided to calculate P's share on the basis of turnover. The turnover for the last year is 15 lakh and profit is 3 lakh. 15 लाख की टर्नओवर थी और हमने कितना कमाया था, 3 लाख कमाया था। While the turnover for 1/4/20 to the date of P's death, जब तक कि वो P मरा है तब तक का कितना टर्नओवर है, 6 लाख है। तो कैलकुलेट करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है, क्या 15 लाख की सेल पर 3 लाख का प्रॉफिट है, तो 1 रुपये की सेल पे कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो 1 रुपये की सेल आ जाएगी ना। अब 6 मंथ में 6 लाख की सेल हुई है, तो 6 लाख में कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख से, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। अब देखो ये जो 1,20,000 आया है, ये क्या है, ये है प्रॉफिट फॉर 6 मंथ फॉर ऑल पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर्स का 6 मंथ का प्रॉफिट है, क्योंकि 6 महीने की तो सेल है। तो इसमें ऑलरेडी टाइम आ गया या नहीं आ गया, टाइम आ गया, तो हम इसमें टाइम अलग से कंसीडर नहीं करते हैं। बट ऊपर प्रॉफिट वाले केस में क्या था, पूरे साल का प्रॉफिट आया था, इसलिए हमने टाइम को कंसीडर किया था।
तो इस केस में आपने टाइम को कंसिडर नहीं करना, सीधा 1,20,000 आ गया। आप क्या करेंगे, पी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने जैसे ही पी के शेयर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास पी का प्रॉफिट आ गया। सिंपल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं खत्म। अब आप एक चीज़ समझिए, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा मोर और लेस 90% जिसके चांसेस है, एक तो जर्नल एंट्री आ सकता है, एक मान लीजिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है, ये हो गए पूरे के पूरे मेन क्वेश्चन। इससे छोटा पार्ट आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मान लो जो पर्सन मरा है उसका अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसका अकाउंट बनाता हूँ, लेट्स से सपोज आर हमने रखा था, तो आर मरा है, तो आर्स कैपिटल अकाउंट क्या रखना है आपने, आर्स कैपिटल अकाउंट। ये पोर्शन क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। सबसे पहले हमने उसे क्या देना है, सबसे पहले हमने उसे देना है उसकी कैपिटल, क्रेडिट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में लिखी है, बैलेंस शीट है और उसमें लिखी है, तो उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो वो गुडविल यहाँ पर आएगी और क्या हो जाएगी गाइस, राइट ऑफ होकर आएगी। ठीक है, वो गुडविल यहाँ पर आएगी और वो कैसे आएगी, राइट ऑफ होकर। इसके अलावा मान लीजिए उसने कोई प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो प्रॉफिट्स कहाँ पर आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर लाइबिलिटीज में है तो क्रेडिट साइड, एसेट्स में है तो डेबिट साइड। ठीक है, तो ये पोर्शन किस वाला है, ये वाला है जो प्रॉफिट्स को बताता है। और अगर कोई लॉसेस होंगे तो वो आ जाएंगे इनके डेबिट साइड, जो आपको कहाँ मिलेंगे, एसेट साइड मिल जाएंगे। ठीक है, और सर तो लायबिलिटी साइड गुडविल लिखी होगी तो क्रेडिट साइड, फिर लाइबिलिटी साइड कभी गुडविल नहीं लिखी होगी। ठीक है, आपको हमेशा गुडविल एसेट साइड मिलेगी और आपने डेबिट साइड करके राइट ऑफ कर देनी है। कैपिटल आ गया सबसे पहले, फिर उसने जो कमाया वो आ गया। फिर आपने उसे क्या देना है, गुडविल देना है। तो जब आपने गुडविल देना है तो आपके पास क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडविल वाली पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपने इस पार्टनर को आईओसी देना है, आपने इस पर्सन को प्रॉफिट देना है। ठीक है, प्रॉफिट आपने प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट से देना है। ये सारी चीज़ें आप जब इस पार्टनर को दे देंगे, यानी कि जो पर्सन मर गया है, अब ऑब्वियस ही बात है, ये तो पर्सन मर गया, तो ये सारा जो भी पैसा है इसको तो नहीं मिल सकता, किसको मिलेगा, इसके डिजीज़ तो ये खुद ही है, इसके एग्जीक्यूटर्स को। तो आपने क्या करना है गाइज, आपने टोटल करना है। लेट्स से सपोज बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आती है, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, टू आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, आर के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चली जाएगी। ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो आर के एग्जीक्यूटर्स होंगे उसके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। ओके गाइस, समझ आया। जो ये एंट्री करते हैं गुडविल और प्रॉफिट की, हाँ, ये नॉर्मल कई बार आपको क्वेश्चन में आता है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो आपने ये जितना हिसाब करना होता है ना, ये पहले आर कैपिटल यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट से ही करना होता है, और उसके बाद आपने क्या बनाना होता है, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होता है। अब वो बोल रहा है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, तो इसको सब कुछ करने के बाद आप फिर से एक और अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब आप देखो कहाँ पे फिगर आई हुई है, इसके क्रेडिट में है, सॉरी इसके डेबिट में है, तो आर एग्जीक्यूटर के क्या जाएगी, डेबिट में। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, या तो ये पैसा आप इसको दे देंगे, या फिर ये पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। या तो आप इसको इसके पैसा दे देंगे, या फिर ये इसके कहाँ पे ट्रांसफर होता है, लोन अकाउंट में। हाँ, वो क्वेश्चन में बता देगा आपको कि कहाँ ट्रांसफर करना है। इतना आपको आएगा नहीं, वो सिर्फ इतना ही बोलता है आर एग्जीक्यूटर, तो आपने बस इतना ही करके छोड़ना है और इस अकाउंट के पैसे को ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कि भैया हमने इस पर्सन का जो बैलेंसिंग फिगर है वही सेम बैलेंसिंग फिगर एज इट इज यहाँ से गायब हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड आर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। दैट इज ऑल अबाउट द दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप अगर कोई डाउट्स वगैरह लाएंगे देन वी विल गो विद इट।